नमस्कार विद्यार्थियों। बीए सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर रिसर्च मेथोडोलॉजी की हम चर्चा कर रहे हैं। आज हम नियंत्रित अवलोकन, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है नियंत्रित अवलोकन, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। पिछली कक्षा में हमने अनियंत्रित अवलोकन के बारे में पढ़ा था, जिसमें अवलोकनकर्ता और उत्तरदाता, उनके ऊपर कोई कंट्रोल या नियंत्रण नहीं रहता था। ये दोनों ही स्वतंत्र रहते थे या स्वतंत्र रहते हैं इसमें अनियंत्रित अवलोकन में। लेकिन अब हम नियंत्रित अवलोकन की बात करेंगे, तो इसको हम समझें। अनियंत्रित अवलोकन के प्रकार व गुण दोषों पर विचार करने के उपरांत नियंत्रित अवलोकन पर विचार करना आवश्यक है। नियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता तथा सामाजिक घटनाएं दोनों पर नियंत्रण रखा जाता है। विद्यार्थी समझ में आ गया होगा कि नियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता तथा सामाजिक घटनाएं दोनों पर नियंत्रण रखा जाता है। अवलोकन की संपूर्ण योजना पहले से तैयार कर ली जाती है और इसके बाद अवलोकन द्वारा सूचनाओं को एकत्रित कर लिया जाता है। अर्थात अवलोकन की पूर्व प्रक्रिया निर्धारित करके नियंत्रित स्थितियों में कार्य संपन्न किया जाता है। कुछ क्षेत्रों में यह अवलोकन अधिक प्रभावपूर्ण होता है, जैसे यदि परिवार में ननद भाभी अथवा सास बहू के संबंधों का अवलोकन करना है, तो नियंत्रित अवलोकन के द्वारा इसे भलीभांति समझा जा सकता है। नियंत्रित अवलोकन का प्रयोग प्राय बालकों के व्यवहारों को जानने के लिए किया जाता है और इसके आधार पर उनके व्यवहारों को नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे आक्रमण, स्नेह, सहानुभूति, सहयोग, भय, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, झगड़ा आदि अनेक व्यवहारों को नियंत्रित अवलोकन द्वारा माप कर उनके आधार पर उनमें नकारात्मक व्यवहारों को कम किया जा सकता है और सकारात्मक व्यवहारों को बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार नियंत्रित अवलोकन लघु समूह अनुसंधान के लिए अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। वास्तव में इनका अध्ययन क्षेत्र सामाजिक समूह के व्यवहारों का अवलोकन है। नियंत्रित अवलोकन में पक्षपात से बचने के लिए अनुसंधानकर्ता को अपने अवलोकन लेखों की सहायता के लिए अनेक अनुसूचियाँ, प्रश्नावलियाँ तथा परीक्षण आदि निर्मित करने पड़ते हैं, जिससे अध्ययनकर्ता को व्यवस्थित अवलोकन की एक निश्चित रूपरेखा निर्धारित हो जाती है। इनके अंतर्गत अध्ययनकर्ता के धन, समय एवं श्रम की बचत होती है। साथ ही अवलोकन के परिणाम भी अधिक विश्वसनीय होते हैं। आयोजन की प्रक्रिया, नियंत्रित अवलोकन को किस तरह प्रोसेस करते हैं, किस तरह उसका आयोजन करते हैं, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। नियंत्रित अवलोकन का आयोजन एक विशेष कार्य प्रणाली द्वारा किया जाता है, अतः इसके प्रयोग में बड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अवलोकनों में उसके स्तरों, नियंत्रित अवलोकन के स्तरों, स्टेज, नियंत्रणों, कंट्रोल्स और साधनों, इक्विपमेंट्स को सम्मिलित किया जा सकता है। अब इसका स्तर 1 बाय 1 करके हम इसको समझ लेते हैं। अवलोकन स्तर, स्टेज ऑफ ऑब्जर्वेशन, व्यवहार के निश्चित पक्षों का मापन करने वाले व्यवस्थित अवलोकन 2 स्तरों पर आयोजित किए जाते हैं, क्षेत्रीय स्तर पर अथवा प्रयोगशाला स्तर पर। यद्यपि एक समाजशास्त्री भावी घटनाओं की भविष्यवाणी भी नहीं कर सकता, परंतु वह इस बात को पूर्ण निर्धारण कर सकता है कि उसे अपने अध्ययन के लिए किसी विशेष प्रकार के व्यवहार का ही अवलोकन करना ठीक रहेगा
उसकी अवलोकन की क्रिया किसी विशेष व्यवहार की उपस्थिति, अनुपस्थिति अथवा तीव्रता को नोट करने तक ही सीमित रहती है। जब अवलोकनकर्ता के पास अपनी समस्या से संबंधित सूचनाएं पहले ही उपस्थित हों तो उस स्थिति का नियंत्रण उपयुक्त होता है। दूसरी स्टेज है अवलोकन का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन। नियंत्रित अवलोकन में लगाए गए नियंत्रण प्राय दो प्रकार के हो सकते हैं, सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण तथा अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण। गोडेहार्ट ने भी इन्हीं दोनों नियंत्रणों को उल्लेख किया, अध्ययन वस्तु पर नियंत्रण और स्वयं अपने प्रति नियंत्रण कहा है। सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण का अर्थ है इसमें निरीक्षण करने वाली घटना को नियंत्रित किया जाता है, जिसके लिए सामाजिक वैज्ञानिक को अत्यंत सूझबूझ, कुशलता एवं अनुभव से कार्य लेना पड़ता है। बालकों के व्यवहारों से संबंधित अध्ययन इस प्रविधि से किए जा सकते हैं। निरीक्षणकर्ता पर नियंत्रण दूसरी विधि है, जिसमें निरीक्षणकर्ता को ही कुछ साधनों द्वारा नियंत्रित व संचालित किया जाता है। ये इसके लिए आवश्यक है कि निरीक्षणकर्ता किसी पक्षपात अथवा व्यक्तिगत दबाव का शिकार न हो जाए। इसके लिए अनुसूची, प्रश्नावली, फोटोग्राफ्स, टेप रिकॉर्ड आदि का प्रयोग किया जाता है। तीसरा स्टेज है अवलोकन के साधन, ऑब्जर्वेशन इक्विपमेंट्स। नियंत्रित अवलोकनों में परिणामों के मापन की शुद्धता के लिए कुछ साधनों का होना आवश्यक है। ध्वनि तथा गति यंत्र, चलचित्र, फोटो कैमरा, अवलोकन, अनुसूचियाँ, दर मापकों आदि का प्रचलन इसी कारण इस क्षेत्र में अधिक हो रहा है। इसी के लिए मानचित्र, शरीर रचना के लिए शरीर मापक आदि तथा विभिन्न प्रकार की डायरियाँ आदि सूचनाओं को नोट करने के लिए काम में लाई जाती है। इस प्रकार नियंत्रित अवलोकन के आयोजन की प्रक्रिया के लिए एक विशेष कार्य प्रणाली की आवश्यकता होती है। तो ये अवलोकन की जो प्रोसेस है वो इस तरह 3 स्टेजों से होकर गुजरती है। अब हम देखते हैं कि नियंत्रित एवं अनियंत्रित अवलोकन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, कि इनमें क्या अंतर है नियंत्रित और अनियंत्रित अवलोकन में। आधार लेते हैं। पहला आधार है घटनाएं तथा स्थितियां। नियंत्रित अवलोकन में अध्ययन के लिए घटनाओं के निश्चित पक्षों को ही देखना पड़ता है। पहले से डिसाइड रहता है नियंत्रित अवलोकन में कि आपको घटना के किस पक्षों को देखना है, किसका अवलोकन, किस घटना के किस पक्ष का आपको अध्ययन करना है। ये नियंत्रित अवलोकन में पहले से ही डिसाइड रहता है। इस अनियंत्रित अवलोकन में घटनाओं के किसी भी पक्ष को किसी भी रूप में अपनी आवश्यकता अनुसार देखा जा सकता है। दूसरा आधार है अवलोकनकर्ता का व्यवहार। नियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता को अपना स्वयं का व्यवहार कुछ पूर्व निर्देशों के अनुसार ही बनाना पड़ता है, जबकि अनियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता के व्यवहार पर किसी प्रकार का नियंत्रण अथवा प्रतिबंध नहीं होता। तीसरा आधार है पूर्व योजना का कार्यक्रम, पूर्व प्लानिंग का प्रोग्राम। इसमें नियंत्रित अवलोकन में अवलोकन के कार्यक्रम की रूपरेखा पहले से ही तैयार करनी पड़ती है तथा विभिन्न प्रकार के नियंत्रणों का निर्धारण पहले से ही उसे करना पड़ता है। अनियंत्रित अवलोकन में किसी प्रकार के कार्यक्रम की रूपरेखा पहले से तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती है। यंत्र तथा उपकरण के आधार पर अनियंत्रित अवलोकन के लिए पहले से ही कुछ यंत्रों जैसे अनुसूची, अवलोकन, निर्देशिका आदि को तैयार करना पड़ता है।
अनियंत्रित अवलोकन, इसमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है। पांचवा आधार है स्वाभाविकता। अनियंत्रित अवलोकन में समूहों व अन्य इकाइयों नियंत्रित अवलोकन में समूहों व अन्य इकाइयों के व्यवहार को अस्वाभाविक स्थितियों में देखा जाता है, अतः कुछ कृत्रिमता पाई जाती है। जबकि अनियंत्रित अवलोकन में अध्ययन स्थितियों पर किसी प्रकार का नियंत्रण न होने के कारण अध्ययन स्वाभाविक रूप से होता है। छठा आधार है विश्वसनीयता। नियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता के निजी गुण, विचारधाराएं तथा व्यक्तिगत झुकाव आदि का कोई प्रभाव नहीं रहने से अध्ययन अधिक विश्वसनीय होते हैं। जबकि अनियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता हर दृष्टि से स्वतंत्र होता है, इसलिए उसकी व्यक्तिगत रुचि आदि का प्रभाव अध्ययन में आ जाने से अविश्वसनीयता का भाव आ जाता है। सातवां आधार है उपयुक्तता। नियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता को स्वतंत्रता नहीं रहती, बल्कि अनेक प्रकार के नियंत्रण उस पर रहते हैं। जबकि अनियंत्रित अवलोकन में किसी प्रकार के नियंत्रण का अभाव होने से अध्ययन अधिक स्वतंत्रतापूर्वक किया जा सकता है। तो ये विद्यार्थियों नियंत्रित और अनियंत्रित अवलोकन में अंतर हुआ, ये शायद आपके समझ में आ गया होगा। नियंत्रित अवलोकन क्या है, अनियंत्रित अवलोकन क्या है, इनके गुण और दोष, इनमें अंतर, इनकी हमने चर्चा की है। अब लास्ट अवलोकन का जो प्रकार है वो है सामूहिक अवलोकन। भाई अवलोकन दो प्रकार के बताए थे, एक व्यक्तिगत अवलोकन और एक सामूहिक अवलोकन। व्यक्तिगत अवलोकन में हमने अनियंत्रित अवलोकन और नियंत्रित अवलोकन की चर्चा की थी। अब है सामूहिक अवलोकन, मास ऑब्जर्वेशन। व्यक्तिगत अवलोकन में अवलोकनकर्ता एक व्यक्ति होता है, जबकि सामूहिक अवलोकन में एक टीम या एक समूह होता है जो अध्ययन करता है किसी घटना का, किसी समूह का अध्ययन करता है। व्यक्तिगत अवलोकन पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है, जिसमें किसी घटना को नियंत्रित अथवा अनियंत्रित किसी भी स्थिति में देखा जा सकता है। व्यक्तिगत अवलोकन के साथ साथ सामूहिक अवलोकन भी अध्ययन की एक विधि है, जिसमें एक से अधिक अवलोकनकर्ता एक ही घटना का एक ही समय पर किंतु भिन्न भिन्न रूपों में अध्ययन करते हैं। ये अध्ययनकर्ता एक ही विषय अथवा अनेक विषयों के विशेषज्ञ हो सकते हैं। जब अनेक विषयों के विशेषज्ञ एक ही घटना का अवलोकन करते हैं तो उनके अध्ययन के दृष्टिकोण में भेद होता है। वे एक ही समस्या के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन अपने अपने दृष्टिकोण से करते हैं। कालांतर में विशेषज्ञ अवलोकनकर्ता विचार विनिमय द्वारा समस्या का एक समन्वित रूप विकसित करने का प्रयास करते हैं। ऐसे अध्ययनों को सहकारी शोध, कोऑपरेटिव रिसर्च अथवा अंतःशास्त्रीय शोध, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च कहा जाता है। इस प्रकार सामूहिक अवलोकन किसी समूह का अवलोकन नहीं, वरन किसी समूह के द्वारा अवलोकन होता है। सामूहिक के अवलोकन के प्रयोग का प्रचलन अमेरिका व इंग्लैंड में अधिक होता है, किंतु भारत में धीरे धीरे बड़े पैमाने पर
इसका प्रयोग किया जा रहा है। सिनपाओ यंग ने सामूहिक अवलोकन की अवधारणा को इस प्रकार स्पष्ट किया है। सामूहिक अवलोकन नियंत्रित एवं अनियंत्रित दोनों ही अवलोकनों का समन्वय होता है। यह कई व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण करने और सूचनाओं का अवलोकन करने तथा एक केंद्रीय व्यक्ति द्वारा उनकी संकलित सूचनाओं के एकत्रीकरण एवं प्रयोग करने पर निर्भर होता है। वास्तव में इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1944 में जमैका में किया गया था, जिसमें जमैका निवासी शोधकर्ताओं को प्रत्येक महीने एक विशेष पहलू के अध्ययन के लिए प्रत्येक जिले में भेजा जाता था। ये शोधकर्ता आवश्यक सामग्री का संकलन करके केंद्रीय कार्यालय को भेज देते थे। वहाँ इस समस्त सामग्री पर विचार विमर्श हेतु विचार गोष्ठी आयोजित की जाती थी, फिर निष्कर्ष प्रकाशित किए जाते थे। अन्य कोई विशेष प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती थी। अब हम देखते हैं सामूहिक अवलोकन के उद्देश्य कि सामूहिक अवलोकन के क्या उद्देश्य हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मास ऑब्जर्वेशन। पहला उद्देश्य है सामूहिक अवलोकन का मुख्य उद्देश्य अवलोकन निष्कर्षों में विश्वसनीयता तथा प्रामाणिकता का संचार करना होता है। व्यक्तिगत अवलोकनों के अध्ययनों में पक्षपात उत्पन्न होने की संभावना अधिक रहती है, किंतु सामूहिक अवलोकनों में विभिन्न अध्ययनकर्ता एक ही घटना का अध्ययन भिन्न भिन्न रूप से में करते हैं। इस कारण परिणामों को विश्वसनीयता की परख की जा सकती है, अर्थात एक शोधकर्ता के परिणामों की सत्यता की जांच दूसरे शोधकर्ता के परिणामों द्वारा की जा सकती है। दूसरा उद्देश्य है सामूहिक अवलोकन का प्रयोग जब अंतःशास्त्रीय शोध की एक विधि के रूप में किया जाता है, तब इसका उद्देश्य घटना के विविध पक्षों का गहन तथा विस्तृत अध्ययन करना होता है, जिनमें अनेक विषयों के विशेषज्ञ जैसे मानवशास्त्री, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री व मनोवैज्ञानिक आदि मिलकर किसी घटना विशेष का अध्ययन अपने अपने दृष्टिकोण से करते हैं। बाद में शोध से संबंधित एक समन्वित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। अतः ऐसे शोध विशेष होते हैं। भारत में इस प्रकार की सामूहिक शोध श्यामाचरण दुबे द्वारा भारतीय गांव नामक अध्ययन में की गई है, जिसमें समाज वैज्ञानिक, पशु चिकित्सक तथा कृषि विशेषज्ञ आदि का सहयोग लिया गया है। तो ये सामूहिक के उद्देश्य, सामूहिक अवलोकन के उद्देश्य हैं। अब हम चर्चा करते हैं सामूहिक अवलोकन के गुण और दोष। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मास ऑब्जर्वेशन। सामूहिक अवलोकन विधि का सबसे बड़ा गुण इसके द्वारा प्राप्त निष्कर्षों की विश्वसनीयता, प्रामाणिकता एवं शुद्धता है। परिणाम पक्षपात रहित तथा अभिमति से रहित होते हैं तथा इसकी निष्पक्षता की जांच की जा सकती है। साथ ही अवलोकन त्रुटियों पर भी स्वतः नियंत्रण बना रहता है। इस प्रकार सामूहिक अवलोकन में भय तथा अथवा संदेह के लिए कोई स्थान नहीं होता। लेकिन गुणों के साथ साथ कुछ अवगुण भी इस विधि में हैं। जैसे इस विधि का सबसे बड़ा अवगुण है कि इसमें अत्यधिक धन की आवश्यकता पड़ती है। अधिक अन्वेषकों अर्थात अनुसंधानकर्ता पर अधिक धन खर्च होता है। साथ ही जब अन्वेषणों की अवलोकन प्रक्रिया पर कोई नियंत्रण नहीं हो पाता, तो विभिन्न अन्वेषकों के निष्कर्षों में अत्यधिक भिन्नता आ जाती है, जिससे निश्चित परिणाम तक पहुंचना कठिन हो जाता है। एक विशेष अवगुण ये भी कहा जा सकता है। अंत में निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों विधियों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, जिनके कारण इनका प्रयोग भिन्न भिन्न अध्ययनों में अलग अलग रूप में
किया जा सकता है। तो ये विद्यार्थी इस प्रकार हमारे अवलोकन का ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। आगे हम वैयक्तिक अध्ययन पद्धति की चर्चा करेंगे, जो अगले वीडियो में हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।